ये मनुष्य जो है इस धरती का सबसे विचित्र प्राणी है। जब ये ठान लेता है तो दुनिया का बड़े से बड़े काम को कर दिखाता है, और जब ये कुछ भी नहीं ठानता है तो पागल की तरह दुनिया में घूमते रहता है, और जब ये ठान लेता है तो देश को आज़ाद कर दिखाता है। सुभाष चंद्र बोस जैसे, महात्मा गांधी जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, भगत सिंह जैसे, अशफाकुल्ला जैसे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे, खुदीराम बोस जैसे, वीर सावरकर जैसे बहुत खतरनाक क्रांतिकारी बनते हैं, और क्रांतिकारी बन के पूरे देश को आज़ाद कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन क्रांतिकारियों को जेल पहुंचाने में और उन क्रांतिकारियों को मारने का भी काम करता है। ये मनुष्य ही है। जब जैसा चाहे ये बनना चाहे बन सकता है, जब जैसा करना चाहे कर सकता है। इसे आप भी कर सकते हो। आप अपने जीवन में जो बनना करना चाहते हो आप ठान लो, और दिन रात आप कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस आपको एक स्वप्न दिखाई देता है, आपको केवल एक अपनी ड्रीम दिखाई देती है कि मुझे ये कर दिखाना है, तो आप वो कर दिखा सकते हो और बहुत ही कमाल कर सकते हो। ऐसे ही महान बनने के लिए एक आज मैं ऐसी राजा की कहानी की आपको बातें बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुन करके आपको भी उनकी महानता के लिए आपको भी लगेगा कि हमको भी ऐसे कुछ महान काम जरूर करना चाहिए। एक राजा था, राज दरबार में अब अपनी अवस्था के हिसाब से इसलिए तलाश कर रहा था उत्तराधिकारी को, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थे। तो बहुत सारे लोगों से वो सलाह लेते हैं कि मेरा कोई भी संतान नहीं है, तो मुझे उत्तराधिकारी का चयन करना है। किसी ने कहा कि मेरे को चयन कर लो राजा साहब, मैं आपका पूरा राज दरबार चलाऊंगा। किसी ने कहा कि किसी मंत्री को आप चयन कर लीजिए, वो मंत्री आपका राज दरबार चलाएगा और पूरा राज सत्ता को चलाएंगे। किसी ने कहा किसी को गोद ले लीजिए, वो आपका राज सत्ता को चलाएंगे। राजा साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और जब किंग कर्तव्य का जब उनको स्थिति निर्मित हुई तो किसी ने सलाह दिया कि इस प्रदेश के सबसे महान संत हैं, उस संत के पास में आप जाइए, वो संत आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। वैसे जो महान संत होते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जैसे हो, महात्मा बुद्ध जैसे हो, महावीर जैसे हो, सदगुरु विशाल देव जैसे हो, कबीर देव जैसे हो, तुलसीदास जी जैसे हो, क्षमा देव जी जैसे हो, या असंग देव जी जैसे महान संत हो, इन संत के पास जब आप पहुंचते हैं तो आपको सही ट्रैक पे चलने के लिए, सही राह पे चलने के लिए और आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए बहुत ही सही ज्ञान मिलता है। ऐसे ही उस संत ने उनको बहुत शानदार ज्ञान दिया। राजा साहब को कहा कि राजा साहब, आप अपने उत्तराधिकारी, इतने बड़े राज सत्ता के लिए आप किसी को भी आप चयन मत करो। आपको चयन करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। उस परीक्षा में आपको भली भांति से टटोलना है, और उसका तरीका क्या रहेगा वो मैं ये बता देता हूँ। इस तरीके को तुमको अपनाना है, और जो उसमें आपका पूरी तरीके से पास नजर आएगा, आप समझ लीजिएगा कि वो पूरी काबिलियत रखता है, वह पूरी राज दरबार को चलाने का और पूरे राज्य को चलाने का, पूरे प्रजा का ख्याल रखने वाला वो सबसे सच्चा आपका उत्तराधिकारी होगा। संत की आज्ञा पा करके राजा साहब अपनी परीक्षा का घोषणा करते हैं। घोषणा करते हैं, पूरे राज्य दरबार में जो है घोषणा फैल जाती है, पूरी राज्य में घोषणा निकल पड़ती है कि जो है राजा साहब को उत्तराधिकारी की तलाश है। उत्तराधिकारी बनने के लिए सब लोग तैयार होते हैं। कोई लोग पुस्तक पाठन चालू करते हैं कि परीक्षा होगी, क्या क्या राजा साहब क्वेश्चन करेंगे। सब लोग अलग अलग तरीके से तैयारी, कोई सज रहे हैं, कोई संवर रहे हैं, मेरा चेहरा अच्छा है इसलिए मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा शरीर अच्छा है, मैं बहुत ताकती हूँ इसलिए मैं राजा बन जाऊंगा। सब लोग अलग अलग दिमाग लगाते थे। अलग अलग लोग सब जो है परीक्षा की तैयारी करने लगे कि परीक्षा में मैं पास होकर के राजा मैं ही बनूंगा। वैसे राजा बनने के लिए, राज सत्ता बनाने के लिए लोग बहुत प्रकार करके एड़ी चोटी ताकत लगाते हैं। आज भी विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एड़ी चोटी ताकत लगाते हैं। और उसके लिए जितने जगत के हीने काम हैं वो सब इन लोगों ने कीने हैं। वो सारे काम उस तरीके से राजनीति के लिए आज भी लोग करते हैं। उस समय भी राजा बनने के लिए लोग सब बड़े अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे थे, लेकिन राजा को राजा स्वयं चुनना था। वो खुद उत्तराधिकारी चयन करना चाहते थे।
सूचना गांव में एक गरीब व्यक्ति के पास भी पहुंचा। गरीब नवयुवक लड़का था, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार, लेकिन घर की गरीबी थोड़ी ज़्यादा थी। खेती वेती का काम करते थे और धीरे धीरे मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर रहा था, बहुत अच्छा प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी उतना व्यवस्था नहीं बना पाया था कि राजा के सम्मुख पहुंचने के लिए ठीक ठाक कपड़े सूट पहन करके पहुंच सके और ठीक ठाक वहां तक पहुंचने के लिए पैसे की व्यवस्था हो, कार गाड़ी इत्यादि वाहन का व्यवस्था हो, ऐसा कुछ भी उसके पास में नहीं था। बहुत सामान्य जिंदगी जी रहा था, लेकिन मन में एक सोच था कि मैं अगर कहीं राजा बन जाऊं तो मैं भी पूरे गरीब जनता का ख्याल रखूंगा, सबका ख्याल रखूंगा। उस भाव से उनका भी मन में आया। अपने पिताजी से बात रखते हैं कि पिताजी क्या मैं भी राज दरबार पहुंचूं और परीक्षा दिलाऊं? अगर मैं पास हो गया तो हो सकता है मैं राजा बन जाऊं और राजा बन करके पूरे राज्य के प्रजा को सुखी करूं। पिता ने कहा कि बेटा, हम गरीबों के भाग्य में राजा बनना तो दूर, राजा के पास जाना भी नसीब में नहीं है। तुम उनके पास ही पहुंच जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तो उनका बेटा बोलता है कि पिताजी कोई बात नहीं है, कम से कम अगर राजा नहीं भी बनूंगा तो राजा के पास पहुंच करके परीक्षा दे करके आऊँगा, ये मेरा तो सौभाग्य होगा कम से कम। पिताजी उनकी बात को सुन करके बोलते हैं, बेटा ठीक है, मैं कुछ पैसा का इंतज़ाम करता हूँ। कुछ लोगों से पैसा का इंतज़ाम करके बेटा को पैसा ला करके देते हैं, जिससे उनकी वहाँ राजा तक पहुँचने का यात्रा का खर्च का प्रबंधन हो पाता है। और जो है कपड़े वपड़े भी बहुत सामान्य थे, थोड़ा उतने ढंग के कपड़े नहीं थे, तो एक सूट बना लेते हैं, ढंग के कपड़े, ऊपर से सूट पहन लेते हैं और नीचे सामान्य वही सस्ते सामरत कपड़े पहने होते हैं। सूट पहन करके यात्रा की तैयारी करके पहुंचने की कोशिश करते हैं राज दरबार में। राज दरबार जहाँ पे पहुंचना होता है, वहाँ पे रास्ते में जो है एक भिखारी बैठा हुआ था। जितने लोग परीक्षा देने जा रहे थे, सबसे वो भिखारी एक ही भीख मांगता था कि मैं बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आप लोग मेरे लिए दया करो, मुझे कुछ ओढ़ने को दो। अब जो लोग जो है जा रहे थे परीक्षा देने के लिए, उनको कहाँ फुर्सत है भाई कि मैं राजा बनने जा रहा हूँ, अरे ये भिखारी मिल गया करके लोग जो है मुंह ऐंठते थे। कोई उसकी तरफ बात नहीं सुनना चाहते थे, कोई उसको तरफ देखना नहीं पसंद करना चाहते थे, कोई उसको कुछ देना नहीं चाहते थे, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि सबका शोर कहाँ पे है, सबका ध्यान क्या है कि मुझे राजा बनना है। मैं अगर परीक्षा में पास हो गया तो मैं आज राजा बनूंगा, राजा बनूंगा। अगला नंबर उस गरीब लड़के का भी आता है। भिखारी उससे भी यही बात कहता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब वो गरीब लड़का बहुत ही करुणा से भर जाता है और अपने भाग्य को कोसता है। थोड़ा कैसा भाग्य है कि आज राजा के पास थोड़ा अच्छे कपड़े पहन के जाने को सोच रहा था, लेकिन ये भिखारी बाबा इतना बेचारा ठंड से ठिठुर रहा है, इसके लिए भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जो बढ़िया सूट पहना था वो सूट जो है उस गरीब भिखारी को पहना देता है और चलो कोई बात नहीं, राज दरबार में नहीं भी पहुँच पाऊँगा तो राजा को दूर से देख लूँगा, यही हो जाएगा और वहाँ से वापस लौट करके आऊँगा। सब लोग जो पहुँचते हैं, सब लोगों का वहाँ पे जो है जो परीक्षा लेने वाले लोग होते हैं वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा लेने के समय अंतिम परीक्षा में पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ से एक व्यक्ति, वही भिखारी वहाँ पे परीक्षा लेने के लिए पहुँचता है। वो गरीब लड़का सामने भिखारी को देख करके चौंक जाता है कि ये भिखारी परीक्षा लेने आया हुआ है, ये भिखारी कैसे परीक्षा लेने आया है, और अपना सारा ड्रेस बदल करके वो भिखारी वापस राजा बन करके वहाँ बैठते हैं और बैठ करके तुरंत उस गरीब लड़का को राजा चयन कर लेते हैं। राजा चयन करते ही सब लोग आश्चर्य से भर गए कि ये क्या हो गया करके। गरीब लड़का भी आश्चर्य से भर गया कि हे भगवान, ये कैसी परीक्षा लिया और क्या कर दिखाया। सब राज दरबार आश्चर्य से भरा रह गया, लड़का भी आश्चर्य से भरा रह गया और कितनी कमाल की परीक्षा हुई। उस परीक्षा में वो गरीब लड़का पास हो गया। पास होने के लिए ज़िंदगी में उस गरीब लड़के की तरह बनना पड़ेगा और राजा तभी बनोगे जब वो गरीब लड़के की तरह आपकी भी सोच होगी। जब आप समाज को लेकर के सोचते हैं और जब आप अपने सामने परिस्थिति, आप सोचिए कि उसको अपना राजा बनने का ख्वाहिश नहीं दिखाई दे रहा था, उसको वर्तमान में उस भिखारी को थोड़ा दया करना उनके लिए स्वाभाविक लग रहा था।
उस जो गरीब भिखारी कोई और नहीं था, वो राजा था जो सबकी परीक्षा वहीं से ही ले रहा था और सबको परीक्षा में वहीं से फेल और पास कर रहा था। वो गरीब लड़का वहीं पे पास हो गया था, क्योंकि जो इस तरीके का दयावान है, जो इस तरीके का शीलवान है और जो इस तरीके का करुणावान है, वो अगर राजा बन गया तो वो राज दरबार को कैसे चलाएंगे। वही हुआ भी, वो आने वाला दिन का ऐसा उत्तराधिकारी बना, ऐसा महान राजा बना, अपने राज दरबार में पूरे सारे प्रजा को, जनता जनार्दन को, पूरे सबके जीवन को बदल के रख देता है, पलट के रख देता है, सबके जीवन को बदलता है और सबका ख्याल रखता है। तो ये कहानी आप सब लोगों को ये सिखाती है कि अगर कहीं पे किसी के लिए कभी भी दया करने का अवसर आए या ज़रूरत पड़े, कहीं पे अगर उदारता की ज़रूरत पड़े, तो आप भी उदार बनते रहिएगा। और उदार जितना आप बनेंगे, लोगों के लिए जितना हित आप करते रहेंगे, उतने ही आप महान बनते रहेंगे। आप भी महान बने, आप भी ऐसे ही अपने जीवन के महान राजा बने और कुछ कर दिखाएं, कुछ बड़ा कर दिखाएं। तो लोगों को सहयोग करते रहिए, अपने लोगों का भी सहयोग करते रहिएगा। ये याद रखिएगा, ये भारत आपका अपना देश है। मैं जो मेन अब कहने जा रहा हूँ, वो बात अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अपने लोग जो छोटे छोटे उत्पाद बेच रहे हो, गरीब गुजारे लोग जो कोई फल फ्रूट बेच रहे हो, कोई गरीब गुजारे मिट्टी का बर्तन बेच रहे हो, कोई गरीब गुजारा बेचारा कुछ काम कर रहा हो, उसके साथ ज़्यादा छल कपट मत करें, उसके साथ ज़्यादा सौदेबाजी मत करें। जब हम रेमंड के शॉप में जाते हैं, जब हम बाटा प्यूमा विदेशी कंपनियों के शॉप में जाते हैं, बढ़िया हंस मुस्कुरा के 5,000 10,000 ब्रांड के नाम पे हम पैसा दे करके आते हैं। और जब हमारे देश के कोई व्यक्ति छोटे मोटे सामानों को बेच करके अपने परिवार चलाने को सोच रहा होता है, हम उसके साथ जा करके सौदा करते हैं। ये सबसे गलत बात है। तो मैं आप सबसे इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये भारत देश में आज हम सब लोगों को कोऑपरेशन की नीति पे काम करनी पड़ेगी। कोऑपरेशन का मतलब ये होता है कि हम इस तरीके के जो बड़े एम्पायर में जो पहुंच चुके हैं, उनको नहीं, हमको हमारे जो गरीब लोग हैं, जिनको वर्तमान में ज़रूरत है, उन सबको मदद करते हुए हम तभी राजा बन सकेंगे। याद रखिएगा, जब हम अपने लोगों की मदद करेंगे और केवल आप अपने निजी स्वार्थों को अगर लेकर के चलोगे तो आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे। आपको अपने लोगों को उठाते रहना पड़ेगा। हम भी इसी काम में लगे हैं। हमारे चवन स्वदेशी केंद्र के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को किस तरीके से उठा सकें। हर गाँव में, हर तहसील में, हर जिला में एक एक चवन स्वदेशी केंद्र खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ लोगों को मदद मिल जाए, जिससे कुछ लोगों को सहायता मिल जाए। और बेरोजगारी इस समय भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी। जो बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, बेरोजगारी को दूर करने का सबसे आज के समय में अगर अच्छा माध्यम है तो वो स्वरोजगार। आपको ऐसा कोई ना कोई काम खुद से करना पड़ेगा जो नौकरी पे आधारित ना हो, जो आपके स्वयं के लिए आधारित हो, जिससे आप स्वयं का स्वरोजगार करके काम कर सकें। तो आप जहाँ पे भी, जैसे भी, जिन राहों पे अगर आपको दिखाई दे, उन राहों को अपना करके आप लोगों का मदद भी करते रहिए, लोगों का सहयोग करते रहिए। अगर आप जिला लेवल पे चवन स्वदेशी केंद्र खोल चुके हैं तो तहसीलों में और गाँव में खुलवाइए, और जो है अगर आप तहसील में खोल चुके हैं तो अपने तहसीलों में खुलवाइए और लोगों का मदद करिए, ताकि लोगों को आप ऊपर उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला और उनका मदद करने में कोई बुराई नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप भी महान बने, महान बनाते रहें और अपने लोगों का सहयोग करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।